रूस में बाल्टिक देशों और फिनलैंड पर हमले की बातें अब और जोर से की जा रही हैं। और आज ही सिर्फ जोरदार बयानों के अलावा रूसी सरकार की कई ऐसी कार्रवाइयां सामने आई हैं जो क्रेमलिन की यूरोप के खिलाफ युद्ध की असली तैयारी की ओर इशारा करती हैं। रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने आधिकारिक तौर पर एक कानून पारित किया है जो व्लादिमीर पुतिन को रूसी सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है किसी भी देश में जहां रूसियों को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये यूरोप के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता के लिए एक कारणों में से एक है। उसी समय व्लादिमीर पुतिन के दरबारी सर्गेई शोइगु ने फिनलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के उपयोग की संभावना के बारे में बयान दिया। उनके क्षेत्र से होकर रूस पर हमले के लिए यूक्रेनी ड्रोन के कथित उड़ान के संबंध में ये पूरी तरह झूठ है, पर जैसा कहते हैं युद्ध का बहाना बनाने को चलेगा। साथ ही रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने यूरोपीय कंपनियों की एक सूची जारी की है जिन्हें वह यूक्रेनी ड्रोन के लिए घटकों के उत्पादन के संबंध में वैध सैन्य लक्ष्य मानेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस बाल्टिक देशों पर हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार है ताकि बाल्टिक दिशा से यूक्रेन के आत्मसमर्पण को तेज किया जा सके। कुल मिलाकर आइए इन सभी तर्कों को एक साथ लें और चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो रूस बाल्टिक देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए सूचना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। मैं ताज़ा खबरों से शुरू करता हूं। सर्गेई शोइगु, जो कि रूसी संघ के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर की 51वीं धारा का उपयोग फिनलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस पर हमले के लिए उनके क्षेत्र से होकर उड़ान भर रहे हैं। मैं शोइगु का एक उदाहरण पेश करता हूं। हाल ही में ऐसे मामले बढ़ गए हैं जब फिनलैंड और बाल्टिक देशों के जरिए यूक्रेनी ड्रोन रूस पर हमले कर रहे हैं। अगर ये देश जानबूझकर अपना हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 लागू हो जाता है, जो किसी भी देश को सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि ये वास्तव में बाल्टिक देशों पर हमले के लिए एक नकली कारण जंग है। यूक्रेनी ड्रोन के बाल्टिक देशों के जरिए रूस में हमले के लिए उड़ान भरने की जो कहानी है, याद है, वही उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क। ये फर्जी है। रूस ने इस उड़ान की कहानी खुद बनाई और इसे यूरोप के खिलाफ टकराव बढ़ाने के लिए एक युद्ध बहाने के तौर पर उछाल रहा है। यहां मैं एक बार फिर विस्तार से बात करूंगा। हमने इस विषय पर पहले भी आपसे चर्चा की थी पिछले किसी एपिसोड में, लेकिन चलिए एक बार फिर से इस पर बात करते हैं। शोइगु का कहना है कि कथित तौर पर बाल्टिक देश अपना हवाई क्षेत्र इसलिए दे रहे हैं ताकि यूक्रेन दूसरी तरफ से उड़ान भर सके, अपने ड्रोन लॉन्च कर सके। वे बाल्टिक देशों के ऊपर से उड़ते थे और फिर उसी तरफ से बाल्टिक की ओर से रूसी संघ के लेनिनग्राद क्षेत्र पर हमला किया गया। मार्च के अंत में यूक्रेनी ड्रोन ने लेनिनग्राद क्षेत्र के रूसी बंदरगाहों पर बड़ा हमला किया था, खासकर उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क। तभी रूसियों ने यह कहानी गढ़ी कि यूक्रेनी ड्रोन कथित तौर पर बाल्टिक देशों के रास्ते रूस पर हमला करने के लिए उड़ते हैं, और ये दिखाने के लिए कि ये कितना बेवकूफ़ी भरा और सतही फेक है, मैं सिर्फ रूसी आधिकारिक स्रोतों का इस्तेमाल करता हूं। मैं कोई बड़ी जांच पड़ताल में नहीं जाऊंगा, बस जानकारी दूंगा जिसे खुद रूसियों ने खुलेआम फैलाया है। ड्रोन बॉम्बर चैनल ने दिखाया कि उन दिनों जब उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क बंदरगाहों पर हमला हुआ था, 23, 24 और 26 मार्च को रूसियों के बीच हवाई हमले की चेतावनी कैसे फैली थी। इन वीडियोस में जिन्हें आप अभी देखेंगे, साफ दिखता है कि रूस में किस क्रम में और किस तरह से हवाई हमले की चेतावनियां बज रही थीं और कहां-कहां वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हुई थीं। ठीक उन्हीं रातों में जब लेनिनग्राद क्षेत्र के बंदरगाहों पर हमला हुआ था। तो अगर यूक्रेनी ड्रोन रूस के क्षेत्र से होकर नहीं बल्कि बाल्टिक देशों के रास्ते रूस में घुसे थे,
तो सवाल उठता है, अगर ऐसा था तो रूस में अलार्म यूक्रेन की सीमा से शुरू होकर धीरे धीरे उसी लेनिनग्राद क्षेत्र तक क्यों बजते रहे? रूसी वायु रक्षा प्रणालियां आखिर अपनी ही क्षेत्रों के ऊपर क्या गिरा रही थीं? अगर उस समय कथित तौर पर ड्रोन तो कहीं बाल्टिक देशों के ऊपर उड़ रहे थे? आखिर अलार्म उन्हीं क्षेत्रों में क्यों बज रहा था जिनके ऊपर क्रेमलिन के अनुसार ड्रोन तो उड़ ही नहीं रहे थे? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह अलार्म सीधे लेनिनग्राद क्षेत्र की ओर क्यों जाता है, जहां इन्हीं तारीखों में असली हमले हुए थे। यह समझना जरूरी है कि क्रेमलिन की ओर से बढ़ता तनाव एक क्रमिक प्रक्रिया है और यहां कड़ियां जोड़कर देखनी होंगी। क्रेमलिन बाल्टिक देशों को लेकर तनाव को धीरे धीरे और भड़का रहा है। शोइगु ने कहा, रूस यूएन चार्टर अनुच्छेद 51 का उपयोग आत्मरक्षा में बाल्टिक देशों और फिनलैंड पर हमले के लिए कर सकता है। कल ही रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने यूरोपीय कंपनियों की एक सूची जारी की जिन्हें वह यूक्रेनी ड्रोन के लिए घटकों के उत्पादन के संबंध में वैध सैन्य लक्ष्य मानेगा। अब मैं रूसी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान का उद्धरण दूंगा। मौजूदा जानकारी के अनुसार 26 मार्च 2026 को कई यूरोपीय देशों के नेतृत्व ने रूस की धरती पर हमलों के लिए यूक्रेन को ड्रोन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। हम इस फैसले को पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर सैन्य राजनीतिक स्थिति में तेज वृद्धि और इन देशों के धीरे धीरे यूक्रेन का रणनीतिक पिछला मोर्चा बनने की दिशा में एक जानबूझकर उठाया गया कदम मानते हैं। घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन अप्रत्याशित परिणाम देता है। तो इसका मतलब यह है कि यह अब एक ऐसी धमकी है कि अगर यूरोप यूक्रेन का पिछला मोर्चा बन गया है तो वो भी युद्ध क्षेत्र बन गया है और रूसियों की तरफ से उसे भी हमला करने की धमकी दी जा रही है। और इस तरह क्रेमलिन ने यूरोप पर सीधे हमले की धमकियों के चरण में कदम रख दिया है। अब ये सिर्फ कोई अस्पष्ट धमकियां नहीं रह गई हैं, ये एक स्पष्ट रूप से निर्धारित सूची है। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय की सूची में 12 देशों के 21 उद्यम शामिल हैं। ये देश हैं यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्पेन, इटली, इजराइल व तुर्की। यहां तक कि तुर्की भी, सोचिए रजब तैयब एर्दोआन कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और यह ये बात जरूरी है कि समझना मुश्किल है कि रूसियों ने ये सूची बनाते समय कौन सी तर्क शक्ति अपनाई है। इस सूची में कई ऐसे उद्यम नहीं हैं जिन्होंने यूक्रेन के साथ ड्रोन के संयुक्त उत्पादन की सार्वजनिक घोषणा की थी। ये बात छुपाई नहीं गई थी। यह साफ है कि यह धमकी है, लेकिन यह अब यूरोप के लिए सीधी धमकी है। यह बात समझ में आती है कि रूसी रक्षा मंत्रालय की सूची में शामिल ये वस्तुएं शायद सीधे तौर पर हमला नहीं की जाएंगी, नहीं, ये बल्कि तोड़-फोड़ के लिए लक्ष्यों की सूची है। सबसे अहम बात, एक दिन पहले रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने पहली पढ़ाई में एक विधेयक पास किया जिसे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के फैसले से मंजूरी मिलती है। माफ कीजिए, काट दीजिए। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसियों की रक्षा के लिए जो विदेशों में न्यायिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, रूस की सशस्त्र सेनाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो दूसरे शब्दों में, अगर किसी रूसी नागरिक पर किसी और देश में मुकदमा चलाया जाता है तो पुतिन उसकी रक्षा के लिए वहां सेना भेज सकते हैं। कानून में संशोधन ये प्रस्तावित करता है कि रूसी संघ के राष्ट्रपति को, उद्धरण के अनुसार, रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए जिन्हें विदेशी अदालतों या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के फैसलों के तहत गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया है या आपराधिक या अन्य मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है जिनमें रूस शामिल नहीं है, सशस्त्र बलों का देश की सीमाओं के बाहर इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाए। और कौन सोच सकता था ये विधेयक रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और ये बाल्टिक देशों में रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए सेना भेजने को सही ठहराने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। दूसरी ओर विशेषज्ञ पहले ही मान रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से इतने डर गए हैं कि अब वो पहले से ही धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन ट्रिब्यूनलों की बात हो सकती है जिनका गठन अलग अलग देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रूस के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ शुरू की गई बिना किसी उकसावे के खूनी जंग के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि रूसवासी शैडो फ्लीट जहाजों की सुरक्षा को कानूनी बनाना चाहते हैं। साथ ही क्रेमलिन यूरोप संग युद्ध की बात बढ़ा रहा है जिसे नजरअंदाज करना गलत होगा। इसीलिए हम इस तरह के मुद्दों पर इस YouTube चैनल पर चर्चा करते हैं।
यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी रहा तो मैं इस चैनल के काम के लिए आपके समर्थन का आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड सब्सक्रिप्शन से वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिटेल्स या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।